मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से आज मिथुन राशि की बात करूंगा। ये पूरी कुंडली जो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों की मिथुन राशि है उनको ये समर्पित है। मिथुन राशि में कल 6 तारीख को बुध देव विराजमान हो गए। 7 तारीख को मंगल देव राशि परिवर्तन कर लिए। अब ये बुध देव जब यहाँ पर विराजमान हुए तो यहाँ पर गुरु पहले से थे। 15 मई से ये भी राशि परिवर्तन करके गुरु यहाँ पर पहले से थे और बुध जो है कल ये यहाँ पर आ गए अपनी ही राशि में केंद्र भाव में। और जब बुध यहाँ पर आ गए अपनी राशि में तो ये भद्र योग नाम का एक पंच महापुरुष योग निर्मित हो गया। अब पंच महापुरुष योग बनने से लाभ क्या होता है? तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति मधुर वाणी हो जाता है। बुध जो है वाणी का कारक ग्रह है। विचार बहुत उत्तम, स्वास्थ्य बहुत उत्तम और एक अच्छा व्यक्तित्व है, उसका निखार आने लगता है। और जो उसके मन में इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। और ऐसे व्यक्ति ऐसे योग बनने के बाद बहुत सकारात्मक हो जाते हैं। विचार उनके बड़े अच्छे पवित्र हो जाते हैं। अब बुध देव की बात करें, जो भद्र योग है ये सब कुछ देने वाला योग है। सुख सुविधाओं का सब कुछ देगा ये। खासकर जो लोग संगीत से जुड़े हैं, जो लोग गायक हैं, एडवोकेट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो आम सभाओं को संबोधित करते हैं, ऐसे क्षेत्रों से, वाणिज्यिक क्षेत्र से, व्यापारिक क्षेत्र से, कला की क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों में मिथुन राशि के जातकों को सोच से ज्यादा लाभ होने वाला है। ये भद्र योग अपना प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देगा। अब बुध देव की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो बुध देव यहां पर लग्न में बैठ करके 7वीं दृष्टि जो है ये गुरु की राशि धनु राशि को देख रहे हैं। ये भाव जो है 7वां भाव पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, छोटे मोटे व्यापार का भाव है। इस भाव में इस भाव की भी वृद्धि करेंगे बुध देव। जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस, लेन देन का काम करते हैं, ब्याज का काम करते हैं, पार्टनरशिप का काम करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा, धन का आगमन होगा। पति पत्नी के बीच में यदि किसी प्रकार का कुछ रहा होगा, मतभेद रहा होगा, वो मतभेद भी दूर होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी और मंगलमय होगा। बुध देव यहाँ पर भी अपना अच्छा परिणाम देंगे। अब आते हैं गुरु की बात करते हैं। ये बुध की बात मैंने आपसे की, अब ये गुरु की बात करते हैं। गुरु भी लग्न में बैठे हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, धर्म है, साधना है, पूजा है। गुरु तो गुरु है ना। सभी 9 ग्रहों में गुरु का पद जो है श्रेष्ठ है। ये देवताओं के गुरु हैं। आप खुद भी कल्पना कर सकते हैं कि जो गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु होंगे वो कितने कृपा निधान होंगे। ऐसे व्यक्ति, एक तो बुध
पहले से पॉजिटिव और फिर साथ में गुरु, तो अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, ये धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा। ये गुरु अपना प्रभाव जो है यहाँ पर बैठ करके लग्न में, मिथुन राशि के लग्न में बैठ करके अपना प्रभाव देंगे। अब गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है विद्या बुद्धि संतान के भाव में। तो यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ कि ये जो राशि है तुला राशि, ये दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी राशि है। ये दानवों के गुरु, ये देवताओं के गुरु, और देवताओं के गुरु की 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव में पड़ रही है। ये भाव जो है विद्या बुद्धि संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव है। ये भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस भाव को देखेंगे तो गुरु और गुरु दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं, सम रहते हैं। तो यहां पर भी जो परिणाम आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। जिन लोगों का प्रेम को लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई बातचीत बिगड़ गई थी वो ठीक हो जाएगी, संतान पक्ष से खुशहाली मिलेगी, संतान की शिक्षा देखें अच्छी होगी, उनकी बुद्धि अच्छी होगी, शेयर मार्केट वाले जो हैं उनको लाभ होगा। ये शुक्रदेव की कृपा से होगा। अब गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में, गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव, यहां पर भी देखिए बुध की भी 7वीं दृष्टि और गुरु की भी 7वीं दृष्टि, और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि। 3 ग्रहों की दृष्टि इस भाव में पड़ रही है। तो गुरु भी अपना काम करेंगे। ये भाव पहले भी मैं बोला कि पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है। तो गुरु की कृपा भी प्राप्त हो रही है। बुध व्यापार के कारक ग्रह है, उनकी भी कृपा प्राप्त हो रही है, और शनि की भी कृपा प्राप्त हो रही है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों समभाव रखते हैं एक दूसरे से, उनकी भी कृपा प्राप्त हो रही है। तो यहां पर तो छोटे मोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय, अनुकूल समय। अब चलते हैं, ये शनि को ले लेते हैं। शनि की ये 10वीं दृष्टि, मैं बताया शनि का लाभ, ये भी सहयोग प्रदान करेंगे। और आज मंगल देव महत्वपूर्ण ग्रह, मैं 2 ग्रहों को लेकर के आज मैं चर्चा करने आया हूं। ये बगल में अष्टक वर्ग की कुंडली है, और जन्म कुंडली जो है उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई ना कोई दशा महादशा चलती होगी। और ये चंद्र कुंडली है, यहां भी गोचर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, गोचर के अनुसार बात कर रहा हूं। तो दोनों को देख ले, और देखने के बाद मैं जब अष्टक वर्ग में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आप वो ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं उसे देख सकते हैं। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में अष्टक वर्ग कुंडली डालेंगे, निकल आएगा। जैसे जन्म के समय जन्म कुंडली बनती है, षोडश कुंडली बनती है, उसी में एक ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। और इससे हम एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि ये ग्रह हमको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी बातें मैं करूंगा आपसे। वीडियो पूरा देखें, अच्छे से देखें। अब यहां पर मैं बात करूंगा मंगल की। मंगल मिथुन राशि के जातकों के एक तो 6ठे भाव के स्वामी हैं और एक धन भाव के स्वामी हैं।
धन भाव में अभी शुक्रदेव बैठ चल रहे हैं, अभी इनका गोचर चल रहा है, शुक्रदेव का 25 दिन का गोचर इनका चल रहा है। छठे भाव में वृश्चिक राशि है, ये भी मंगल की राशि है। अब यहां पर यह देखना है कि मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव जो होता है परिश्रम का होता है, पराक्रम का होता है, और मन में जो हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं उसका होता है। तो यहां पर बैठ करके सूर्य की राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में। सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है, और साथ में केतु भी बैठे हैं। 18 मई को इनका भी राशि परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर दो ग्रह मंगल और केतु, इनका दोनों का स्वभाव एक जैसे है, इसलिए और अग्नि तत्व राशि में बैठ करके ये और बली हो गए। इसके पहले, आज के पहले मंगल देव कर्क राशि में नीच के थे, तो परिणाम नहीं दे पा रहे थे। परिणाम जो भी मिल रहा था कुंडली के अनुसार वो अशुभ मिल रहा था। लेकिन आज से मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर गए, और सिंह राशि में वो भी केतु के साथ हो गए। तो यहां परिश्रम तो कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहस, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत खूब करवाएंगे। इच्छाएं भी जागृत करेंगे कि ये कार्य कर लेना है, ये कर लेना है, ये लेना है, ऐसा करना है। अनेक विचार आएंगे मन में, क्योंकि ये साहस और पराक्रम का घर है। भाई बहनों को साथ में लेके चलने वाला भाव है। तो यहां पर इस भाव को भी ये पॉजिटिव करेंगे। इसके बाद मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है, ये अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। अब ये भाव जो होता है, ये रोग शत्रु कर्जा का भाव होता है, बीमारियों का भाव होता है, नौकरी का भी भाव होता है। मंगल देव को शत्रुहंता कहा गया है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके जो शत्रु होंगे, शत्रु कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो सामने दिखते हैं, कुछ जो है अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त शत्रु रहते हैं। उन शत्रुओं का नाश करेंगे ये, शत्रु शांत होंगे। अगर किसी लंबी बीमारी से कोई चल रहा है तो बीमारी में भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं। छठे भाव के मंगल देव कारक ग्रह हैं, शनि और कारक। तो अपने घर को कोई भी ग्रह जो है खराब नहीं करता। जो लोग नौकरी के लिए बहुत दिन से आवेदन कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही थी, यहां पर योग बन रहा है कि नौकरी उनकी लग सकती है। तो ये चौथी दृष्टि है। और यहां पर सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ रही है। कुंभ राशि पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में कुंभ राशि है, यहां पर राहु पहले से बैठे हुए हैं। राहु और मंगल एक दूसरे की विपरीत शत्रु हैं, तो इस भाव के फल को कमजोर करेंगे। भाग्य बाधित होगा, भाग्य साथ नहीं देगा। जो कार्य चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट आएगी। ये सातवीं दृष्टि। और आठवीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी। यहां शनि की ही राशि है और यहां पर शनि मीन राशि में गोचर भी कर रहे हैं और यहां पर आठवीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये भाव भी थोड़ा सा प्रभावित होगा। दसम भाव जो है कर्म भाव है, राजनीति का भाव है, बड़े व्यापार का भाव है, उद्योग का भाव है। ये स्थिति है। अब
मैं आपको बताऊं, ये पूरे ग्रह गोचर के अनुसार है। अब हमको ये पता करना है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम बुध का उदाहरण ले लेते हैं कि बुध अभी कल जो है मिथुन राशि में आए हैं, गुरु वहाँ पहले से थे। जो कुंडली हमारी जैसे मिथुन लग्न की कुंडली ये बनी है, तो मिथुन लग्न की कुंडली ये भी बनी है। इनमें भावों में ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए आप, ये शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, इस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं। और इसमें ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, ग्रह की जगह में ये कुछ अंक लिखे हुए हैं। इन्हें हम बोलते हैं ज्योतिषी भाषा में बिंदु या रेखाएं। समझने के लिए हम इसे अंक भी बोल देते हैं, पॉइंट से भी बोल लेते हैं। जब बात करते हैं तो हम बिंदु या रेखाएं, अंक या पॉइंट्स, इस तरह से बात कर लेते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ सके। तो यहां पर ये बिंदु रहते हैं। अब थोड़ी देर को मैं ये मान लेता हूं कि बुध यहां पर किसी भी डिग्री के हों, 4 डिग्री के हैं या 29 डिग्री के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम बुध को यहीं पर एक उदाहरण के लिए, हम आपको समझाने के लिए बुध को यहाँ पर जो है हम बैठा दिए। अब हमको देखना ये है कि ये तो ग्रह का है, पर यहाँ पर भाव बल हमको कितना मिल रहा है। तो अष्टक वर्ग की कुंडली में 28 बिंदु से ज़्यादा भाव होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, बिंदु होने चाहिए। 24 और 28 बिंदु के बीच में मध्य हो जाता है, सामान्य स्थिति आती है। और 28 से प्लस अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जितना प्लस होगा हम उतने उस भाव से संबंधित उतना ही प्राप्त कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम भाव जो होता है ये जातक स्वयं होता है, जातक के विचार होते हैं, जातक के बोलने का तौर तरीका होता है, उसके विचार, उसकी सोच होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर अच्छे बिंदु का होना और लग्न में अच्छे बिंदु का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस कुंडली में, चंद्र कुंडली में लग्न को भी देखते हैं, जैसे कि लग्न मजबूत है कि नहीं, और यहाँ पर हम भाव को देखते हैं कि भाव मजबूत है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने 37 लिखा है, यहाँ 28 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 37 से भी ज़्यादा हो सकता है। एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 37 बिंदु दिया हूँ, जिससे ये बता सकूँ कि इस टाइप के अगर बिंदु आ रहे हैं, 28 प्लस बिंदु आ रहे हैं, तो वो शुभ है, अच्छा है। बुध ग्रह उस हिसाब से अपना परिणाम देंगे, क्योंकि उनको भाव बल मिल गया। जितना ज़्यादा बिंदु जाएगा उतना भाव मिल गया। अब यहाँ पर छोटी सी एक बात बताऊँगा कि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में ये 6, 8 और 12 ये 3 भाव ऐसे हैं जो अशुभ माने जाते हैं। इनका प्रभाव जीवन में अशुभ ही प्राप्त होता है। और इसमें भी 6, 8 और 12 3 भाव में 28 बिंदु से कम होना चाहिए, बल्कि 24 बिंदु से भी कम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर 28 से ऊपर निकल गया तो ये रोग, शत्रु, कर्जा का है, बीमारियों का है। नौकरी के लिए ठीक है, नौकरी तो 28 प्लस होगा तो नौकरी मिलेगी, लेकिन साथ में रोग, शत्रु और कर्जा ये भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर बिंदु कम होना चाहिए, 24 से कम होना चाहिए। 24 से कम नहीं है, फिर भी 24 और 28 के बीच में होना चाहिए। तो ये ठीक है, पॉजिटिव है। और अगर इन 6, 8, 12 3 बिंदुओं में 28 से ज़्यादा 29, 30, 31 कोई बिंदु आ रहे हैं, और 3 भावों में अगर 2 भावों में 28, 30 बिंदु पहुंच गए, 28 प्लस हो गए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है, मिलता कुछ नहीं है, बस जीवन चलता रहता है। तो ये 3 भाव का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, इसलिए अभी देखना नहीं है। अब गुरु की जब बारी आती है तो गुरु को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो गुरु भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि उनको 37 बिंदु, 37 बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ शनि की बात कर लेते हैं तो मीन राशि में शनि की दूसरी ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रहा है। तो ये शनि यहाँ पर 38 बिंदु लेकर के हैं, तो शनि भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अगर यही बिंदु घट करके मान लीजिए 27 हो जाए तो ये नुकसान हो गया। शनि यहाँ पर प्रताड़ित करेंगे। कैसे प्रताड़ित करेंगे? इस भाव से मिलने वाला फल जो है
अगर वो राजनीति के क्षेत्र में हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, व्यापार में हैं तो घाटा लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होगी, बहुत सी चीज़ें हैं। ये इसके कारक भी हैं शनिदेव, चौथे भाव के कारक भी हैं। तो जो बिंदु होते हैं, बिंदु से हम ये ज्ञात करते हैं कि किसी भी भाव को लेकर के हम ये ज्ञात करते हैं कि ये भाव हमको कितना अधिक से अधिक देगा या नहीं देगा। तो ये बिंदु के अनुसार हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी ग्रह का, अब यहाँ पर मंगल जैसे तीसरे भाव में है, अब यहाँ पर मंगल मान लीजिए तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ 23 बिंदु है। अब 23 बिंदु है तो ये काम नहीं करेंगे, समस्या यहाँ पैदा होगी। आप अपनी भी कुंडली ऐसे ही निकाल सकते हैं। और जिस ग्रह की महादशा चल रही है, देखिए आप, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसको लग्न कुंडली में जहाँ पर वो बैठे हैं उसी को आप अष्टक वर्ग कुंडली में उसी भाव में उसी राशि में आप बैठा दीजिए और उस भाव के बिंदु को देखिए। 28 बिंदु से ज़्यादा जा रहा है तो अच्छे परिणाम होंगे, और 24 से कम आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, समस्याएं जन्म देगी। तो किसी भी ग्रह का बल देखने के लिए पहले तो हम डिग्री वाइज देख लेते हैं, और यहाँ पर डिग्री ग्रह की है कि नहीं है, किस अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है, बली है नहीं है, मृत अवस्था में है, युवा है, वृद्ध है, ये हम देखते हैं डिग्री से। पर यहाँ पर हम डिग्री नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम भाव देखते हैं, और भाव में जो प्राप्त बिंदु है उसको देखते हैं। अगर आप को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं अपेक्षा रखूँगा आपसे कि आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों, आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दें। और एक विनय प्रार्थना कि आप कृपया जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन में बात करें, किंतु आप अपनी समस्याओं को पहले मुझसे ना बताएं। पहले बता देने से ये हो जाता है कि आप तो खुद कहेंगे कि ये समस्या तो महाराज को मैंने पहले बताई थी। तो समस्या आपकी कुंडली हमको बताएगी और मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। अंत में मिथुन राशि के जो जातक हैं, जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं, खासकर वर्तमान समय में, तो गणेश जी की आराधना करें और ओम गंग गंग गणपतये नमः 2 बार गंग गंग लगाना है। ओम गंग गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जो भी आप कर सकते हैं, प्रतिदिन आप इसको करना चालू कर दीजिए। जितनी भी थोड़ी बहुत अगर कहीं समस्याएं आ रही हैं, वो कष्ट भी गणेश भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। उसी के साथ गुरु का भी ध्यान कर लें, पंचोपचार पूजा कर लें, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और यही मैं आप लोगों से जब बातें करता हूँ तो कुंडली देखने के बाद मैं यही बताता हूँ। जैसे इस कुंडली में यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य या तो शुक्र मंत्र का जाप हम करें या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं शुक्राचार्य जी की अधिष्ठात्री देवी हैं, आराध्य देवी हैं। तो जब हम लक्ष्मी का जाप करते हैं तो यहाँ पर ये आपके इष्ट देव हो गए, शुक्र देव जो हैं इष्ट देव हो गए, वो भी प्रसन्न होते हैं। तो पंचम भाव का 1 माला कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए। और अभी आप गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें, ईश्वर चाहेगा सब कुछ अनुकूल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।